ठीक है, चलिए 14 नंबर चैप्टर आपका मैं मजदूर हूँ, इसकी बुक एक्टिविटी आप कंप्लीट कीजिए। मजदूर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है। तो क्या है, वह कभी सुस्ताता नहीं, ये तो सही बात है। वह निर्माण करता है, ये भी सही बात है। वह फावड़े कुदाल से काम करता है, ये भी सही बात है। वह विध्वंस भी करता है, विध्वंस करना ही मिटाना है ना, नष्ट करना कोई चीज, तो ये क्या है, गलत। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन है, वह विध्वंस भी करता है। केसर की क्यारियां कहाँ है? तो इसका आंसर है कश्मीर में। ठीक है, कहाँ है केसर की क्यारियां? कश्मीर में। कौन सा काम मजदूर ने नहीं किया? खेतों में गन्ना उगाया, सही बात। लोहा कोयला खोद कर निकाला, ये भी किया है। जंगलों को काटकर साफ किया, ये भी सही है। अपने लिए मकान बनाए, ये बात गलत है, मजदूरों ने अपने लिए मकान नहीं बनाए। ठीक है, ये आपके तीनों हो गए। आपका अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 124, विलोम शब्द, शिष्ट, अशिष्ट, ठोस, तरल, है ना। ठोस मतलब सॉलिड होता है और तरल मतलब लिक्विड होता है। सभ्य, असभ्य, निर्माण, निर्माण और विध्वंस। निर्माण मीन्स बनाना किसी चीज को, विध्वंस मीन्स किसी चीज को मिटाना। घृणा, इसका अपोजिट होता है प्रेम, सीमित, असीमित। ठीक है, आपका नेक्स्ट आता है विशेषण विशेष से छांटकर अलग लिखो। क्या है, जमीन पर मैंने हरी हरी फसलों को लहराया, इसमें विशेषण क्या है, हरी हरी। और विशेष जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। तो क्या है, फसलों, वो है विशेष। मैंने चमकता कठोर हीरा निकाला, तो विशेषता क्या है, चमकता और कठोर, तो वो क्या हो गया, विशेषण। और बता किसकी रही है विशेषता, हीरा, तो वह हो गया विशेष। दैत्याकार कारखाने धुआं उगलने लगे, तो दैत्याकार मतलब देखो, दैत्य मीन्स होता है राक्षस, राक्षस के बड़े बड़े आकार के होते हैं ना, उनका पेट बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो इसमें क्या है कि दैत्याकार कारखाने मतलब बहुत बड़े बड़े कारखाने वो धुआं उगलने लगे, मतलब जो कारखानों में फैक्ट्रीज होंगी उनमें से धुएं निकलते ना वो। मैंने गोरी दुनिया का पेट भरा, गोरी क्या हो गई इसकी विशेषता, और दुनिया हो गया विशेष। ठीक है, कंप्लीट, कंप्लीट हुआ है सबका? यस। अगला, कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उन्हें उचित शीर्षक के नीचे लिखो। मतलब ये इतने सारे वर्ड्स दिए गए हैं, अब आपको इनमें से देखना है कि कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है, कौन सा क्रिया है और कौन सा कारक है। ये जो टेबल नीचे बना हुआ है ना, इसमें आपको हेडिंग दी हुई है। अब इनमें से आप वर्ड सारे छांटकर कौन किस कैटेगरी में जाएगा आपको उसको डालना है अपना। ठीक है, तो संज्ञा मनुष्य, जंगल, केसर, कुटिया, मालिक, डेफिनेशन आती है आपको, उसके हिसाब से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नाम, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो ये चीजें आ रही हैं, नाम, वस्तु, भाव, है ना, और स्थान, वो संज्ञा। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम में जो और सारे जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं ना, प्रश्नवाचक शब्द, वो सारे आते हैं। और मैं, वे, हम, तुम, ये भी आते हैं। विशेषण, किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो जादुई, गगनचुंबी, स्वर्णिम। ठीक है, बहाया, काटा, बनाई, ये क्या है, क्रिया।
जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है तो क्या कहलाती है? क्रिया। कारक जो सहयोगी शब्द होते हैं, मैं, के लिए। कंप्लीट। नेक्स्ट, रेखांकित अंश में कारक बताओ। अब ये जो अंडरलाइन, रेखांकित मीन्स होता है अंडरलाइन, जो वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं वो बताने हैं आपको कि वो कौन से कारक हैं। मैंने, कर्ता कारक, मैंने पहाड़ को मतलब मैंने किया, करने वाला कर्ता। क्यारियों में जादू की मिट्टी डाली, संप्रदान मतलब काम हो चुका है। मालिकों के लिए अपादान, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। रजिस्टर अधिकरण, कुटिया अधिकरण। वाक्य, आपके उस चैप्टर में नीचे देखो वाक्य दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 125, 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है, वाक्य बनाओ। तो उसी में नीचे बहुत सारा स्पेस है आपकी बुक में, है ना, वहां पे आप इन वाक्यों को लिख सकते हैं। लिख लीजिए वहीं पर। जो आप इसको लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो तो क्लास के बाद लिख लेना। लिख लीजिए, वाक्य बनाओ। निर्माण, मजदूर निर्माण कार्य करते हैं। सेकंड, जलाशय, जलाशय मीन्स होता है तालाब, है ना, जलाशय सूखा पड़ा है। सौंदर्य, ताज का सौंदर्य देखो, सौंदर्य मतलब क्या बोलेंगे उसको? खूबसूरती। ताज का सौंदर्य देखो। मजबूर, मैं काम करने को मजबूर हूँ। घृणा, घृणा मतलब होता है नफरत होती है, नफरत से भी थोड़ा एक स्टेप ऊपर। घृणा, किसी से घृणा मत करो। ठीक है। आज इसके बाद आपके आफ्टर चैप्टर आपको जो पीछे गद्यांश दिया रहता है ना, ये है आपके गद्यांश। तो ये उसके आंसर देखो, आप चाहे मार्क कर लो इसको। क्या है? मजदूर ने जंगल क्यों काटे? ताकि उसकी जमीन पर गांव, कस्बे और नगर बनाए जा सकें। ठीक है। सेकंड, बड़े बड़े नगरों में कैसे कारखाने बने? बड़े बड़े नगरों में दैत्याकार कारखाने बने। दैत्याकार कारखाने मजदूरों ने बनाए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इसका, मजदूर कहाँ अपना पसीना बहाता रहा? तो इसका है मजदूर कारखाने की चिमनियों की छाया में रात दिन अपना पसीना बहाता रहा। अगला है आपका, अपाहिज होने पर मजदूर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? उसका नाम वेतन रजिस्टर से काट दिया जाता था, अर्थात नौकरी से निकाल दिया जाता था। ठीक है। मजदूर की मृत्यु की जवाबदेही किसकी थी? आंसर है किसी की नहीं। मतलब मजदूर जो है वो कारखाने में किसी दुर्घटनावश अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु की जवाबदेही किसी की है? तो किसकी है? तो इसका आंसर है किसी की भी नहीं। ठीक है। अब ये बुक एक्टिविटी एक बार और देख लीजिए। ये है एक आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इनके आप राइट कर लीजिए। ठीक है। आप इसके चैप्टर नंबर 14 में मजदूर के क्वेश्चन आंसर देखिए। यह पाठ किस शैली में रचित है? तो आत्मकथात्मक। कौन सी शैली है इसकी? आत्मकथात्मक।
अगला, इस पाठ में कौन किसके बारे में बता रहा है? इस पाठ में मजदूर अपने बारे में बता रहा है। मजदूर किसके बारे में बता रहा है? खुद के बारे में, अपने बारे में। मजदूर के जीवन की विडंबना क्या है? मजदूर दूसरे लोगों के जीवन में खुशहाली लाता है, पर उसका अपना जीवन कष्टमय बना रहता है। क्या है इसका आंसर? मजदूर दूसरे लोगों के जीवन में खुशहाली लाता है, पर उसका अपना जीवन कष्टमय बना रहता है। मजदूर का शोषण क्यों होता है? तो पूंजीपति वर्ग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए मजदूर का शोषण करता है। पूंजीपति वर्ग जो है वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए मजदूरों का शोषण करता है। अगला, मजदूर स्वयं को मेहनत कर क्यों कहता है? मजदूर स्वयं मेहनत करके ही अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। मजदूर जो होते हैं वो मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अतः वह स्वयं को मेहनत कर कहता है। नेक्स्ट है, मजदूर निरंतर निर्माण कार्य में लगा रहता है, विध्वंस में नहीं। इस कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। क्या है? मजदूर निरंतर किसी न किसी का निर्माण करता ही रहता है, वह कभी सुस्ताता नहीं। सुस्ताना मतलब रेस्ट करना, रुकता नहीं है। क्या है? मजदूर निरंतर किसी न किसी का निर्माण करता रहता है। मजदूर लोग जो होते हैं कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, वह कभी सुस्ताते नहीं, रुकते नहीं, मतलब वो थोड़ा रुककर रेस्ट नहीं करते। वह निर्माण करता है, विध्वंस का काम नहीं करता। मजदूर जो होता है वो क्या है? वो हमेशा बनाता रहता है, वह कभी कुछ भी बिगाड़ता या मिटाता नहीं है, नष्ट नहीं करता। वह सृजन करता है। सृजन करता मतलब बनाने वाला, नाश करता नहीं। मजदूर क्या है? मजदूर बनाने वाला है, ना कि बिगाड़ने वाला। अगला, कश्मीर की धरती को किसने किस प्रकार स्वर्ग बनाया? तो कश्मीर की धरती है ना, उसको किसने और किस प्रकार स्वर्ग बनाया है? कश्मीर की धरती को स्वर्ग के समान सुंदर मजदूरों ने ही बनाया है। कश्मीर की धरती को स्वर्ग के समान सुंदर किसने बनाया? मजदूरों ने ही बनाया है। पहले वहां की भूमि दलदली थी, मजदूरों ने ही उसमें सौंदर्य उत्पन्न किया। उसी में केसर की क्यारियों में जादुई मिट्टी डालकर केसर उगाई। मजदूरों ने ही मेहनत की, जिसके फल स्वरूप जिसका रिजल्ट ये रहा कि आज वहाँ केसर उगाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, मजदूर समाजोर देश के लिए क्या क्या काम करता रहा है? मजदूर समाज और देश के लिए अनेक काम कर रहा है। क्या मजदूर समाज और देश के लिए अनेक काम कर रहा है? क्या उसी ने निर्माण कार्य पूरे किए, उसी ने विस्तृत तालाब बनाए, उसी ने चट्टानों को खोदकर अनेक खनिजों को निकाला, उसी ने खेतों में सोने जैसी फसलें उगाई। मतलब मजदूरों ने ये सब काम किए। क्या सारे निर्माण कार्य मजदूरों ने पूरे किए। विस्तृत मतलब बहुत बड़े बड़े तालाब भी बनाए और चट्टानों को खोदकर खनिज भी निकाले। हमारी इतनी सारी खदानें होती है, सब में काम करते हैं ना, पत्थर खोदते हैं, उनके अंदर से खनिज पदार्थ भी निकलते हैं, और उसी ने खेतों में सोने जैसी फसलें उगाई। अगला, गगनचुंबी इमारतों को कौन खड़ा करता है? उनमें रहने वाले मजदूरों से घृणा करते हैं। उनका मजदूरों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं होता। उनमें रहने वालों का मजदूरों के प्रति कैसा व्यवहार होता है? तो क्या है? गगनचुंबी इमारतों को मजदूर खड़ा करता है। इन इमारतों में रहने वाले मजदूरों से घृणा करते हैं। उनका मजदूरों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं होता है। ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है ये मजदूरों ने ही बनाई है, पर उनमें रहने वाले लोगों का व्यवहार मजदूरों के प्रति अच्छा नहीं होता है और वह उनसे घृणा भी करते हैं। जब मजदूर कारखानों में काम करते हुए अपाहिज हो जाता है, तब उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर कौन लेता है?
तो अभी हमने पिछले उसमें भी पढ़ा, बुक एक्टिविटी में नहीं, उसमें जो गद्यांश दिया हुआ था उसका आंसर था, जब मजदूर कारखानों में काम करते हुए अपाहिज हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, ना उसका मालिक ना सरकार, यहाँ तक कि उसका नाम रजिस्टर से काट दिया जाता है। मतलब काम करते हुए भी किसी कारखाने में, फैक्ट्रीज में जो मजदूरों की किसी दुर्घटना में या किसी भी अन्य कारण से उनकी जान चली जाती है या अपाहिज हो जाते हैं, तो उनके बच्चों की या परिवार की जिम्मेदारी किसी की भी नहीं होती, ना उस कंपनी के फैक्ट्री के मालिक की, कारखाने के, और ना ही गवर्नमेंट की, और यहाँ तक कि उनका नाम भी रजिस्टर से कट कर दिया जाता है। प्रगति की अंधी दौड़ में मजदूर की दशा कैसी होती चली जा रही है? प्रगति की अंधी दौड़ में मजदूर की दशा दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। वह कुछ भी प्रगति नहीं कर पाया है, वह अभी भी जमीन पर रेंग रहा है। क्या है? प्रगति की अंधी दौड़ में मजदूर की दशा दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है, वह कुछ भी प्रगति नहीं कर पाया है, वह अभी भी जमीन पर रेंग रहा है। मजदूरों की वर्तमान दशा कैसी है? अपने शब्दों में लिखिए। मजदूरों की वर्तमान दशा दयनीय है। उनके पास ना तो रहने के लिए मकान है, ना पहनने को पूरे कपड़े, और ना खाने के लिए दोनों समय का भोजन। मतलब मजदूरों की वर्तमान दशा कैसी है? बड़ी ही दयनीय है, मतलब दया आने जैसी है। उसके पास ना तो रहने के लिए मकान है, ना पहनने के लिए पूरे कपड़े हैं, और ना खाने के लिए दोनों समय का भोजन है। ठीक है, ये तो हो गए आपके 14 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब आपको ये समझ में आए? यस क्लास, हम 14 नंबर चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए? ओके, 15 देखिए आप। फिफ्टीन नंबर चैप्टर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ये चैप्टर हमारा एक्सप्लेन हो गया है, इसकी बुक एक्टिविटी भी कंप्लीट है। अब इसके आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूर्व और पश्चिम में रहने वाली दो धाराएं कौन सी हैं? गांधी और रविंद्रनाथ। पूर्व और पश्चिम में रहने वाली गंगा और सिंधु के समान दो धाराएं हैं। रविंद्रनाथ का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। संपन्न मतलब एक रिच फैमिली में हुआ था। बाल्यकाल में रविंद्र के साथ क्या दुर्घटना घटी? बाल्यकाल में उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ को किस रचना पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? गीतांजलि रचना पर। रविंद्रनाथ के पिता और पितामह किस संस्था से जुड़े हुए थे? तो वे दोनों ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, रौम्या रोला ने गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में क्या कहा था? रौम्या रोला ने कहा था, गांधी और रविन्द्रनाथ एक हिमालय से निकलकर पूर्व और पश्चिम में बहने वाली गंगा और सिंधु के सदृश से दो धाराएं हैं। मतलब दोनों निकलती हिमालय से हैं और दोनों डायरेक्शन में जाती हैं, पूर्व और पश्चिम में। उसी तरह रविंद्र और गांधी भी हैं। रविंद्र और गांधी संसार को आर्य संस्कृति की दो महान देन हैं। एक से उनके हृदय की सुकुमारता और दूसरे से उनके हृदय की तेजस्विता चमक रही है। ठीक है, रविंद्रनाथ की शिक्षा दीक्षा और बचपन के बारे में बताइए। तो रविंद्रनाथ 1878 में इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने ब्राइटन के एक पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया और इसके पश्चात लंदन विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। वे इंग्लैंड में केवल 1.5 वर्ष तक रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई।
उन्होंने सभी विषयों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। प्रकाश मिलने के बारे में रविन्द्रनाथ के अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। क्या है इसका आंसर? एक दिन जब सूर्य देवता वृक्षों से झांक रहे थे, तब बालक रविन्द्रनाथ उसका स्वागत करने के लिए अपने मकान के छज्जे पर दौड़कर गया। उस समय उन्हें एकाएक दिव्य प्रकाश मिला। तब प्रकृति की प्रत्येक वस्तु एक ही प्रतीत हो रही थी। सारा विश्व एक ही दिखाई देता था। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब जब उनको दिव्य प्रकाश मिला तो ये उधर का वो बता रहे हैं। रविन्द्रनाथ की काव्य यात्रा कब और कहाँ से शुरू हुई? रविन्द्रनाथ की काव्य यात्रा बनफूल रचना से प्रारंभ हुई। उस समय वे केवल 15 वर्ष के थे। रविन्द्रनाथ काफी कुछ लिखते थे। वैसे वे 11 फरवरी 1875 को 14 वर्ष की उम्र में हिंदू मेला में अपनी लिखी कविता पढ़ चुके थे। मतलब जब 15 साल के थे तब से, मतलब और पहले से उन्होंने बहुत लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन सबसे पहले उन्हें 11 फरवरी 1875 को 14 वर्ष के थे जब वो, तब उन्होंने हिंदू मेला में अपनी कविता पहली बार पढ़कर सुनाई थी। लंदन विश्वविद्यालय में रविन्द्रनाथ को क्या अनुभव हुआ? वहाँ वे विद्यार्थियों को अपनी पसंद के विषयों पर लेख लिखने को कहते थे। उन्होंने स्वयं भारत में ब्रिटिश अधिकारियों के अशोभनीय एवं अनुचित व्यवहार पर लेख लिखा था। वहाँ के एक अध्यापक हेनरी मार्ले उनके लेख से बड़े प्रभावित हुए थे। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर में राष्ट्रीयता की भावना फूट-फूट कर भरी थी। कुछ उदाहरणों से इस कथन का समर्थन करो। उनमें राष्ट्रीयता की भावना फूट-फूट कर भरी थी। इसका उदाहरण है कि जब 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ, तब उन्होंने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। राष्ट्रीय गीत की रचना में भी उनकी राष्ट्रीयता झलकती है। क्या है? उनमें राष्ट्रीयता की भावना फूट-फूट कर भरी थी। इसका उदाहरण है कि जब 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ, तब उन्होंने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। राष्ट्रीय गीत की रचना में भी उनकी राष्ट्रीयता झलकती है। नेक्स्ट, मतलब जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनको सर की उपाधि मिली हुई थी, लेकिन जब वो अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने उसका विरोध दिखाने के लिए उनको जो सर की उपाधि दी गई थी उसको उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने उसको वापस कर दिया था, उन्होंने नहीं ली थी। सुकुमार का मतलब होता है एक, मतलब सॉफ्ट का हार्ट, सुकुमार थे वो, है ना। शांति निकेतन की स्थापना कैसे हुई? 22 दिसंबर 1901 को उन्होंने थोड़े से विद्यार्थियों को लेकर एक विद्यापीठ की स्थापना की। शांति निकेतन नाम का भवन वहाँ पहले से ही था। रविन्द्रनाथ ने उस भवन के आसपास की 7 एकड़ जमीन खरीद ली। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति तथा पत्नी के गहने बेचकर रुपयों का प्रबंध किया। इस प्रकार शांति निकेतन की स्थापना हुई। तो शांति निकेतन की स्थापना कैसे हुई? 22 दिसंबर 1901 को उन्होंने थोड़े से विद्यार्थियों को लेकर एक विद्यापीठ की स्थापना की। शांति निकेतन नाम का भवन वहाँ पहले से था। रविन्द्रनाथ ने उस भवन के आसपास की 7 एकड़ की जमीन खरीद ली। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति तथा पत्नी के गहने बेचकर रुपयों का प्रबंध किया। इस प्रकार शांति निकेतन की स्थापना हुई। विश्व भारती विश्वविद्यालय के उद्देश्य के बारे में रविन्द्रनाथ ने क्या कहा? उन्होंने कहा, विश्व भारती का उद्देश्य सत्य की खोज कर उसे प्रकाश में लाना है। सत्य केवल एक है। उन्होंने क्या बोला कि सत्य को खोजकर उसे प्रकाश में लाना, और सत्य केवल एक है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 2 रचनाओं के नाम लिखिए। नाटक, उपन्यास और कहानी। मतलब उनके 2 नाटक
तो रविन्द्रनाथ जी के 2 नाटक, एक है डाकघर और सेकंड है चित्रांगदा। उपन्यास उनके गोरा और घरे बायरे, और कहानियां काबुली वाला और नष्टनीड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिभा बहुमुखी थी, मतलब वो मल्टी टैलेंटेड थे, स्पष्ट करो इसको। रविन्द्रनाथ की प्रतिभा एक क्षेत्र में नहीं थी बल्कि बहुमुखी थी, है ना। उनकी लेखनी में जादू था, वे उच्च कोटि के साहित्यकार थे, वे कुशल चित्रकार थे, विदेशों में उनके बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगी, वे एक शिक्षाविद थे, उन्होंने शांति निकेतन एवं विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापित किए, वे दार्शनिक एवं चिंतक भी थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो अकेले कवि थे या गीत या कहानियां, ऐसा नहीं, मल्टी टैलेंटेड थे, वो सब कुछ करते थे। अब ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर वाले चैप्टर का ये आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, गद्यांश। अगर पहले नहीं किया है तो उसके आंसर आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो उसका, या कंप्लीट कर लो, आपको जो भी ठीक लगे वो किया हुआ है तो कोई बात नहीं। ये है तो 3 चैप्टर का जो गद्यांश है वो ये रहा। कंप्लीट हो गया ये। हम सब चीजें जिसका होता जाता है। फर्स्ट वाला ये फर्स्ट आ रही है। कंप्लीट। देखिए अब सबका कंप्लीट हो गया। ज्ञानशु, इशिता, मुनीरा, परी, चलिए ठीक है। हैव अ नाइस डे।